हेलो एवरीवन। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली मेड आउट फॉर दोज पीपल। मेरे को जनरली इंस्टाग्राम पे ईमेल्स बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि इंडिया में पायलट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में और भी वीडियोस अवेलेबल होंगी मार्केट में, बट इस वीडियो में आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू एंड योर पेरेंट्स कि आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको A to Z सब पता लग जाएगा कि पायलट बनने के लिए आपको करना क्या क्या है। स्टेप वाइज सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। जो भी टाइम लग रहा है वीडियो का, लेट्स रीड। इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में आके बता सकते हो ये डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो उस चीज के ऊपर रोल आउट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। सो आई वुड लाइक कि आप सब इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, एक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू रेफर इट टू whenever you want। इस 7 स्टेप में सारा का सारा आपका प्रिपरेशन कवर हो जाएगी टिल द टाइम यू बिकम एन एयरलाइन पायलट। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट स्टेप, एक एक स्टेप मैंने आपको डिवाइड करके बताए हुए हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप इज एलिजिबिलिटी। आर यू इवन एलिजिबल टू बिकम अ पायलट? ये वीडियो मैं हिंदी और इंग्लिश यूज करके बनाऊंगा सो दैट सम पेरेंट्स आर आल्सो वाचिंग। कई पेरेंट्स लाइक माय पेरेंट्स आर नॉट टू फ्लुएंट इन इंग्लिश आल्सो, सो ताकि पेरेंट्स को भी चीजें समझ आए। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस, बिकॉज एज अ स्टूडेंट तो यू शुड नो इंग्लिश। ऑब्वियसली एविएशन में इंग्लिश होती है, ऐसा नहीं कि यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लुएंट, बट हाँ जनरल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। सो एलिजिबिलिटी की बात करें, 17 इयर्स इज द मिनिमम एज टू स्टार्ट योर पायलट ट्रेनिंग। नाउ उसमें क्वेश्चन आते हैं कई बार कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज? मैक्सिमम एज कितनी है? अब मैक्सिमम कोई एज नहीं है इसकी, आप जब चाहो तब पायलट ट्रेनिंग कर सकते हो, बट ऑब्वियसली आप पायलट ट्रेनिंग कर रहे हो क्यों? क्योंकि आपको एयरलाइन में जॉब करनी है। तो एयरलाइंस की एक मैक्सिमम लिमिट आती है। तो जनरली डिपेंडिंग ऑन उस टाइम पे कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, अभी के टाइम पे ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस दे हायर पीपल अप टू द एज ऑफ 35 इयर्स। देयर इज वन ऑड एयरलाइन कभी कभी जो 32 की लिमिट डाल देती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द एयरलाइंस दे हायर पीपल अप टू द एज ऑफ 35 years। There are some airlines which are hiring people up to the age of 40 years also. So I would say if you are starting your pilot training, you should basically consider thinking investing that much amount if you are above the age of 32 or 33, because इसमें आपको 32 पे let's say you start, आप 34 तक आप सारी ट्रेनिंग वगैरह फिनिश करोगे, so then you will be able to apply for majority of the airlines and get a job। आपकी क्वालिफिकेशंस जो है दैट हैज टू बी मिनिमम 10+2। और 10+2 इज बेसिकली 12th क्लास। तो आपको 12th क्लास पास हुआ होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से हो सकता है, स्टेट बोर्ड है, CBSE, ICSE, डज नॉट मैटर, सारे बोर्ड्स आर एक्सेप्टेड। हाउएवर साइंस स्टूडेंट्स को एक इशू फेस नहीं करना होता, बिकॉज आपको फिजिक्स और मैथ्स जो सब्जेक्ट है, ये 2 सब्जेक्ट मैंडेटरी होते हैं, आपके क्लास 12th में होंगे, आपके पास हुए होने चाहिए सब्जेक्ट। इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है सच, बट आपको फिजिक्स और मैथ्स आपका क्लियर होना चाहिए। सो साइंस स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं होती, तो जनरली यू हैव फिजिक्स एंड मैथ्स इन योर 12th। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो PCB होते हैं जिनके पास सो मैथ्स नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास आर्ट साइड है या कॉमर्स साइड है, सो उस केस में ऑल्सो इट इज नॉट लाइक यू कैन नॉट बिकम अ पायलट, यू कैन स्टिल बिकम अ पायलट। व्हाट यू हैव टू डू इन दैट केस इज you have to go through NIOS। NIOS is basically National Institute of Open Schooling। तो आपको 12th में फिजिक्स और मैथ सिर्फ, सारे पेपर नहीं देने, ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं कि ओनली फिजिक्स एंड ओनली मैथ, सिर्फ ये 2 पेपर्स आपको NIOS के थ्रू देने होते हैं। ये NIOS की फिजिक्स और मैथ्स की कई स्टूडेंट्स जो आते हैं हमारे पास कॉमर्स और आर्ट साइड से, तो उनकी हम एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करा के भेज देते हैं स्टूडेंट्स को, तो आपका NIOS के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नाउ सम स्टूडेंट्स दे से आई हैव डिप्लोमा, जिन्होंने 10th के बाद 12th नहीं किया होता, डिप्लोमा किया होता है, सो दे आर आल्सो एलिजिबल टू बिकम पायलट्स। आपको अपने जहां से भी आपने डिप्लोमा किया होता है, एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट नाम की चीज होती है, तो आपको वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सो आपकी ये क्वालिफिकेशन पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से you are cleared। So diploma students can also apply, 10+2 होना चाहिए, physics, maths, NIOS, open schooling से हो गया, so that part is covered। Now if you are eligible, कई बार पूछते हैं परसेंटेज कितनी चाहिए, किसी भी उसमें आपको परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका रीजन भी है क्यों नहीं है रिक्वायरमेंट। देयर वाज वन ऑड एयरलाइन, एक बार वो परसेंटेज उन्होंने मांगी थी,
बट जनरली 95% ऑफ द टाइम एयरलाइंस आपसे परसेंटेज नहीं मांगती है. तो आप सोच रहे हो कि 33% वाला भी पायलट कैसे बन सकता है. वो इसलिए है कि जस्ट लाइक आपको एग्जाम्पल देने के रेफरेंस से बताना चाहूँ तो जैसे यूपीएससी की जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी क्या होता है कि भी आपको कोई वो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए आपसे कोई परसेंटेज नहीं मांगते वो. बिकॉज दे से कि आप हमारे एग्जाम्स क्लियर कर लो. यूपीएससी बोलता है आप हम एग्जाम सेट कर रहे हैं, आप ये क्लियर कर लो, देन यू आर एलिजिबल एंड यू बिकम एन आईपीएस और आईएएस. सो सेम थिंग इज है. सो आपको DGCA इज द गवर्निंग अथॉरिटी फॉर पायलट्स इन इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. वो बोलते हैं कि आपके समटाइम स्कूल में सीरियस नहीं थे या परसेंटेज अच्छी नहीं है तो दे सेट देयर ओन पेपर फॉर पायलट्स. आप ये पेपर पास कर लो, इफ यू कैन क्लियर दिस एग्जाम then you are eligible to become pilots. So that is the reason they don't ask for any percentage. So now you are eligible. The first step after that you do is your medicals. You have to be medically fit to become pilots. अब medically fit में when I say, I am not saying कि आपको ये 22 इंच का डोला और ये जिम बना के बॉडी बनानी है. That medical fitness is internal fitness. Basically, there are a lot of tests that will be conducted in the medicals. For example, your urine test, blood test, X-ray, ECG. They want you to be physically and mentally fit for you to become pilots. So this medical is divided into two parts. First is the class 2 medical, and the second one is class 1 medical. Now what is the difference between class 2 and class 1 medical? Prices मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे. Approximate charges है. Depending on which doctor you go to, charges may vary. किसी कोई somebody charges 8,000, कोई 10,000 charge करते हैं, तो prices may vary. So difference is basically class 2 medical is the initial medical that you have to do. This is done only once only. एक दिन का time लगता है इसमें. This is done by any DGC approved private doctor. तो आप whichever city you are living in India, you will have a close by doctor so that you don't have to come all the way to bigger centers to do your class 1 medical. और एक तरह से class 2 medical में they do filtering पे. So कोई भी DGC approved doctors होंगे, आप उनके पास जाओगे, you will do your class 2 medical जिसमें ये सारे tests होंगे, and the doctor will send a report to the Indian Air Force जहाँ पे आपके class 1 medicals होते हैं. So if you clear the class 2 medical, then only you are eligible to do the class 1 medical. So class 2 medical clear हो गया, which 95% of people clear the medicals. ऐसा कोई difficult medical नहीं है. Generally everybody is fit. तो सिर्फ 5% लोग होंगे किसी को कुछ color blindness की problem है. So if you are color blind, you cannot become a pilot. या कुछ और issue है किसी को. So depending on that, आपका मेडिकल उस केस में ड्रॉप हो सकता है. अदरवाइज जनरली 95% लोगों का मेडिकल फेल नहीं होता है. So if you have cleared your class 2, then you apply for class 1 medical. Class 1 medical is conducted by Indian Air Force, or there are certain private hospitals which are approved for it. There are only a few private hospitals which are approved. For example, in Delhi, Apollo Hospital is approved. In Mumbai, Nanavati Hospital is approved. So only a few private private hospitals, and majority Indian Air Force will do. So in Delhi also they have Air Force station where this class 1 medical is conducted. In Bangalore also. So there are various places where these medicals are conducted. The question comes, why do we have two medicals? Class 1 है, class 2 है. वो filtering process के लिए है ये आपके दो medicals की. Basically Air Force does not want कि सारे के सारे लोग उनके पास आए. छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी होगी कि मेडिकल करने आ जाए और फिर उनको देयर वेस्टिंग Air Force का टाइम. तो Air Force से कि एक मेजर फिल्टरिंग प्रोसेस हो जाएगा क्लास 2 मेडिकल से. If everybody is normally fit in according to class 2, then they will do detailed examination in class 1 medical examination. Majority people who clear class 2, everybody, most of them, 99% of the people, they clear class 1 medical also. ऐसा नहीं होता है कि वो क्लास 1 में जाके फेल हो जाए, बिकॉज क्लास 2 में वो फिल्टरिंग ऑलरेडी हो चुकी है. इसके चार्जेस आर अप्रोक्सीमेटली द सेम, 8 to 10,000. सेम आपका ऑडियोमेट्री, ईयर की टेस्टिंग होगी, आई की टेस्टिंग होगी, सारे टेस्ट होंगे. नाउ मेडिकल्स में क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं कि डाउट्स जनरली पीपल आस्क ग्लासेस, कि भाई मैं ग्लासेस है मेरे को तो क्या मैं पायलट बन सकता हूँ? Yes, of course, if you have glasses also you can become a pilot.
they say that your vision should be 6 by 6. 6 by 6 is generally, basically आपका vision should be perfectly fine with the glasses on. कोई लोग होंगे कि भी glasses पहनने के बाद भी उनका vision ठीक नहीं हो रहा है. अब इसमें क्वेश्चन आते हैं मेरी नेगेटिव में पावर है, पॉजिटिव में है, इतनी डज नॉट मैटर. ग्लासेस पहनने के बाद में अगर आप परफेक्टली देख सकते हो देन यू कैन बिकम अ पायलट. जनरली पायलट्स विद स्पेक्ट्स दे आर रिकमेंडेड टू कैरी वन एक्स्ट्रा सेट व्हेन दे आर फ्लाइंग एज एयरलाइन पायलट्स. सो एयरलाइन पायलट्स हैं काफी जो चश्मे पहनते हैं, बट उनको एक एक्स्ट्रा सेट कैरी करना होता है फ्लाइट में अपने साथ. रीजन बीइंग कि कभी गलती से एक चश्मा गिर के टूट जाए तो आपके पास दूसरा चश्मा हमेशा स्पेयर में होना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन पीपल जनरली आस्क इज वेट, कि अगर मैं अंडर वेट हूं या ओवर वेट हूं तो क्या प्रॉब्लम है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेट इज नॉट एन इशू बिकॉज पायलट जॉब इज नॉट फिजिकल जॉब, मोर ऑफ इट इज मोर ऑफ मेंटल जॉब. सो वेट के लिए दे डू नॉट से एनीथिंग. द ओनली थिंग टू डू इज इफ यू आर ओवर वेट your tests will increase. So in your class 2 or class 1 test they'll do some extra tests if your weight is slightly higher, so you are on the higher side. So they will do some sugar testing, diabetic testing. So ये सब टेस्ट अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो weight is not an issue at all to become pilots. Other question we get, color blind. So color blind is a no-no. If you are a color blind then obviously you cannot become a pilot. कि वहां पे आपको लाइट कोई और दिखा रहा है एटीसी या फिर कोई और कलर देखना है, दिख कुछ और रहा है, तो देन दैट बिकम्स एन इशू. सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट अलाउड. पीपल आस्क अबाउट हाइट, कि हाइट कितनी रिक्वायरमेंट है पायलट बनने के लिए. सो ध्यान से सुनना आप ये बात कि हाइट की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट डीजीसीए ने नहीं दी हुई है कि इतनी रिक्वायरमेंट है हाइट की, बिकॉज दे से अगेन इट इज अ मेंटल जॉब नॉट अ फिजिकल जॉब. हाउएवर ऐसा नहीं है कि अब 4 फीट हाइट है किसी की वो भी पायलट बन सकता है, क्या नहीं. So DGCA has said that when a pilot is sitting in the cockpit, where basically cockpit is the area where pilots fly from, तो if you are sitting there, ऊपर switches होते हैं बहुत सारे, तो बैठे बैठे आपके हाथ जो है सब switches पे पहुंचने चाहिए, आपके पैर जो है नीचे ब्रेक्स पे पहुंचने चाहिए और आपको आगे का देखना चाहिए. तो इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए. तो अब उतनी हाइट कितनी है? सो आई से इफ योर हाइट इज अबव 5'2", ये आपको हाइट की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी. लड़कों और लड़कियों के लिए हाइट रिक्वायरमेंट इज सेम, ऐसा नहीं लड़कों के लिए ज्यादा है लड़कियों के लिए ज्यादा है. हाइट रिक्वायरमेंट इज सेम. सो अगर 5'2" या अबव हो आप, देन यू आर परफेक्टली ऑन द सेफ साइड, यू आर इन द ग्रीन जोन, हाइट की कोई टेंशन नहीं है. बट इफ यू आर लेस देन 5'2", सो देन यू हैव टू गो टू द मेडिकल डॉक्टर. जो क्लास 2 डॉक्टर होंगे, जो नियरेस्ट डॉक्टर होंगे, इसकी लिस्ट डीजीसीए की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. और इफ यू वांट, ये नीचे आपको नंबर दिया होगा, आप अकेडमी को भी कांटेक्ट कर सकते हो इसको. उसमें दे विल प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर मेडिकल, द क्लोजेस्ट डॉक्टर दैट इज अवेलेबल टू यू. सो 5'2" से नीचे अगर आप हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करें. डॉक्टर सेज दैट यू आर मेडिकली फिट, हाइट वाइज यू आर ओके, देन यू कैन प्रोसीड ऑन. आई पर्सनली नो अ कपल ऑफ पायलट्स जिनकी हाइट 5'2" से कम है थोड़ी, बट दे आर स्टिल फ्लाइंग फॉर एयरलाइंस. Surgery, if you have done a particular type of surgery in your body, so is that allowed? Surgery का क्वेश्चन मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, because there are a lot of surgeries, different types of surgeries. Some surgeries are allowed, some are not allowed. So in that case also, we will recommend you to go to the nearest doctor, that class 2 doctor, and he or she will be able to tell you whether this particular type of surgery is allowed in aviation or not. So medically now you are fit. I will always recommend to everyone that do your medicals before you start your flight training to become an airline pilot, because ये information कई लोग आपको देते नहीं है. In fact I was a victim of this also. जब मैं अपनी पायलट ट्रेनिंग के लिए गया था तो मेरे को उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी इतनी, और उस टाइम पे इतना गूगल, इंटरनेट, ये सब इतना ज्यादा था नहीं. So somebody had sent me to a flight school. मैं फ्लाइट ट्रेनिंग करने चला गया और मेरे को बताया नहीं कि इंडिया में मेडिकल भी करना है, और मैं बिना मेडिकल करे ही फ्लाइट ट्रेनिंग करने चला गया था. आई डिड माई मेडिकल्स आफ्टर कमिंग बैक. सो नाउ आई थिंक ऑफ इट कि अगर मेरा मेडिकल फेल हो जाता फ्लाइट ट्रेनिंग के बाद, तो ऑल दैट मनी दैट आई हैड स्पेंट वो वेस्ट हो जाता. तो इसलिए मेडिकल्स जरूर करा लेना आप सबसे पहले. और मेडिकल्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपकी कि 12th फिनिश हो जानी चाहिए. आप 11th में भी करा सकते हो ये मेडिकल. दिस क्लास 2 मेडिकल इज वैलिड फॉर 24 months. क्लास 1 इज मेडिकल फॉर 1 year. So as soon as I say 12th का एग्जाम दिए, उसी टाइम पे आप मेडिकल करा दो. बाय द टाइम आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, ये सारा प्रोसेस खत्म हो चुका होगा. ओके.
सो नेक्स्ट स्टेप इज कंप्यूटर नंबर। अब कंप्यूटर नंबर क्या है कि कंप्यूटर पे नंबर, पता नहीं इसका नाम कंप्यूटर नंबर क्यों रखा था। बेसिकली दिस कंप्यूटर नंबर इज लाइक एवरी इंडियन हैज एन आधार नंबर। सबने गवर्नमेंट ने आधार नंबर दिया, तो बेसिकली गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज यू विद दैट नंबर। इसी तरह जितने भी पायलट बनने जाते हैं लोग, जो डीजीसी अथॉरिटी है वो आपको इस नंबर से पहचानेगी। तो ये जो नंबर है, आपको एक नंबर अलॉट होगा। अब वो अलॉट किस बेसिस पे होगा? आपके डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे। सो दे विल आस्क यू टू सबमिट अ फोटो ऑफ योरसेल्फ, आपका सिग्नेचर, 10+2 के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड या और कोई आईडी कार्ड हो। सो ये सब अपलोड होगा डीजीसीए की वेबसाइट पे, एंड डीजीसीए विल इशू यू अ कंप्यूटर नंबर, जिसमें रफली आपको, इसके कोई चार्जेस नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। रफली इसमें टाइमिंग 30 डेज के आसपास का टाइम लगता है। हाउएवर दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट दीज डॉक्यूमेंट्स, आई वुड से, कि बिकॉज आपके साथ ये ऑल लाइफ नंबर रहने वाला है, तो कोई फॉर्जरी ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये बैंक डॉक्यूमेंट से भी ज्यादा ध्यान से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो इसमें आपका जो फोटो या सिग्नेचर या कोई भी चीज थोड़ा बहुत भी मैच नहीं करती है, तो आपका कंप्यूटर नंबर रिजेक्ट हो जाता है। तो ये फाइल करते टाइम बहुत ध्यान से फाइलिंग करना आप प्लीज। वंस कंप्यूटर नंबर इज टेकन, थर्ड थिंग दैट यू डू इज ग्राउंड क्लासेस नाउ। सो इसी, अभी तक हमने एलिजिबिलिटी इज डन, साइड बाय साइड और मेडिकल्स आर डन, एंड यू हैव टू डू ग्राउंड क्लासेस। फ्लाइट ट्रेनिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पायलट बनने के लिए जो ट्रेनिंग होगी वो 2 पार्ट में बांट दी गई है। एक तो रिटन एग्जाम्स कि पढ़ लिख के पहले पेपर पास करने हैं, दूसरा फ्लाइट ट्रेनिंग कि आपको फ्लाइंग करके जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो पहला जो ग्राउंड क्लासेस का पार्ट है, ग्राउंड क्लासेस में दीज आर दी 5 सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू स्टडी। अब 5 सब्जेक्ट्स में क्या क्या है? एक तो आपका नेविगेशन हो गया, बेसिकली वन प्लेस टू सेकंड प्लेस कैसे जाते हैं। मेट्रोलॉजी हो गया, वेदर के बारे में बताते हैं इसमें आपको। एयर रेगुलेशन, एयर के लॉज के बारे में पता चलेगा आपको कि कैसे फ्लाई करते हैं पायलट, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। टेक्निकल जनरल, आपको एयरप्लेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे इसमें कि एयरप्लेन कैसे फ्लाई करता है, इंजन के क्या पार्ट्स हैं, वो सब चीज आती है इसमें। आरटीआर इज रेडियो टेलीफोनी। बेसिकली आप एज अ पायलट एटीसी कंट्रोलर से उस पर रेडियो कॉल पे बात करोगे, वो सब चीजें उसमें इश्यूज आते हैं, उनके टेक्निकल या क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ते हो। इसमें नाउ यू विल सी ब्लू कलर में अब्रॉड लिखा हुआ है। सो ये जो एग्जाम्स है ना, ये 5 एग्जाम्स, इनमें से ये 4 एग्जाम्स, पहले 4 एग्जाम्स तो डीजीसीए कंडक्ट करवाता है, बट ये लास्ट एग्जाम जो है आरटीआर का, ये डब्ल्यूपीसी कंडक्ट करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के अंदर आता है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये एक सेपरेट एग्जाम हो जाता है। अब्रॉड इसलिए लिखा हुआ है वहां पे ब्लू में कि दिस फ्लाइट ट्रेनिंग कैन बी डन इन एनी कंट्री। ग्राउंड क्लासेस तो आप यहीं पे करोगे, डीजीसीए के एग्जाम्स भी इंडिया में दोगे, बट वो जो सेकंड पार्ट है फ्लाइट ट्रेनिंग का, जो मैं बता रहा था पायलट बनने के लिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल फ्लाइंग करनी है आपने, वो आप इंडिया में भी कर सकते हो, वो आप बाहर भी कर सकते हो। तो अगर इंडिया में आप फ्लाइट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको ये 5 एग्जाम क्लियर करने जरूरी है। और अगर आप बाहर फ्लाइट ट्रेनिंग करने जाते हो तो आपको ये 3 एग्जाम्स जो हैं, ये तो मैंडेटरी करने ही करने हैं आपको। फिर भी ये 3 एग्जाम्स आप क्लियर करके जाओगे, बाकी की जो एग्जाम्स है ये आप उस कंट्री में दोगे आप अलग से। बट आई ऑलवेज रेकमेंडेड टू, कहीं भी आप पढ़ रहे हो कुछ भी हो, ये जो टेक्निकल जनरल की नॉलेज है ये जरूर पढ़नी चाहिए आपको, क्योंकि आप प्रैक्टिकल फ्लाइंग करने जाओगे तो इंजन के पार्ट्स के बारे में, हाउ एयरक्राफ्ट फ्लाई कैसे करता है, ये सब चीजें तो आपको ग्राउंड नॉलेज अगर स्ट्रॉन्ग बना के जा रहे हो तो फ्लाइंग में भी आपको हेल्प करता ही करता है। तो इवन इफ आप इंडिया बाहर से फ्लाइंग कर रहे हो और इंडिया में एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो एटलीस्ट ये नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। ये आरटीआर का एग्जाम भी अगर आप बाहर से फ्लाई करते हो, ये आरटीआर एग्जाम का डिटेल्स जो है, अब इसको ध्यान से सुनिए। तो इंडिया में फ्लाइंग करते हो तो करना ही करना है, बट आरटीआर एग्जाम फॉर एग्जांपल आप किसी अदर कॉमनवेल्थ कंट्री से फ्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका, कनाडा, इन सब कंट्रीज से अगर आप फ्लाइट ट्रेनिंग करके आते हो तो आपको ये आरटीआर का एग्जाम नहीं देना पड़ता है, बट वो आपको रिन्यू करवाना पड़ता है हर साल या हर 5 साल, डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंट्री से किया है। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ये आरटीआर का एग्जाम भी क्लियर कर लो,
अदरवाइज वो आपको लाइसेंस जो है आरटीआर का कहीं और से अप्लाई करके आएगा तो वो रिन्यूअल करवाना पड़ता रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन एवरी ईयर एवरी 5 ईयर्स वो रिन्यूअल में आप अटके रहोगे पूरी लाइफ। तो इट इज बेटर कि आप आरटीआर का एग्जाम भी क्लियर कर लो, तो आपको ये पूरी लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो गया, कोई टेंशन फ्री हो गया आप एकदम से, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्स हो गए। अब ये एग्जाम्स में जो है पासिंग परसेंटेज इज 70%। ये 70 का नंबर आपको पूरी लाइफ याद रहेगा, बिकॉज ये पासिंग परसेंटेज होता है। जैसे आपको सीबीएसई में 33% होता है बोर्ड्स में, उसी तरह से इसमें ये 70% पासिंग मार्क्स है। दीज एग्जाम्स आर नॉट मेरिट बेस्ड, कि अगर आपके 90% आए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 70% आए हैं तो भी डज नॉट मैटर। दीज आर क्वालिफाइंग एग्जाम्स, सो सिर्फ क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। 69 मार्क्स आए हैं तो देन इट इज अ फेलियर। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दीज। इनकी क्लासेस और टाइम जो है, टाइम रफली इसमें आपको 3 मंथ्स का टाइम लगता है ये क्लासेस खत्म करने के लिए। और हर 3 मंथ्स में डीजीसी एग्जाम्स लेते हैं, तो डीजीसी एग्जाम्स लेगा, आप ये क्लासेस करके रेडी हो गए एग्जाम के लिए, आप जाके एग्जाम्स में बैठोगे। हर 3 महीने के अंदर एग्जाम्स होता है। एंड मेजॉरिटी पीपल अच्छे से पढ़ लिख के अगर जाते हैं तो ये आपके एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं। हाउएवर देयर इज नो लिमिटेशन टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आपका एक बार में फॉर एग्जाम्पल आपने 3 एग्जाम्स दिए और 2 एग्जाम पास हो गए, 1 एग्जाम पास नहीं हुआ, तो अगली बार आपको ये तीनों एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वो जो 1 एग्जाम बचा है वो दोगे आप उसके बाद जाके, तो उसके लिए फिर से 70% पासिंग होगा। तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स 10 बार 15 जितनी बार दे सकते हो आप दो, लेकिन 10-15 बार देने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। ऑब्वियसली 1-2 अटेम्प्ट में ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। इन एग्जाम्स की जो चार्जेस हैं वो डीजीसीए चार्जेस 2,500 पर एग्जाम। तो अगर आप 3 एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको 7,500 रुपए, 7,500 you'll have to pay. Sometimes now there is a new facility available that is called as on-demand exams. तो जनरली तो ये साल में 4 बार एग्जाम्स होते हैं, हर 3 महीने में, मार्च में, फिर जून में, ऐसे 3-3 महीने में करके होते हैं। बट डीजीसी ने बोला कि भाई अब आपने 3 एग्जाम दिए, 2 पास हो गए, 1 एग्जाम पास नहीं हो पाया किसी वजह से, तो डीजीसी बोलता है कि आपको 3 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑन डिमांड एग्जाम दे दो जो हर महीने हो रहे हैं, तो आप उस एग्जाम के लिए फाइल कर सकते हो, लेकिन उसमें चार्जेस वो 5,000 पर सब्जेक्ट लेते हैं, और प्लस उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, तो सब हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, तो नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड रहती है। पर हाउएवर इसकी इतनी जरूरत कम ही पड़ती है आपको। नॉर्मल अटेम्प्ट जो होते हैं हर 3 महीने में, आप उसमें जाके पेपर दे सकते हो। कॉस्टिंग जो है इन एग्जाम्स के लिए, इट कॉस्ट्स यू बेसिकली फॉर द ग्राउंड क्लासेस जो आप पढ़ाई कर रहे हो 3 महीने, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे क्लासेस ले रहे हो किसके पास, तो पीपल चार्ज एनीवेयर बिटवीन 2 to 3, some people charge up to 3.5 lakhs. So charges अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग होते हैं, तो 2 to 3 lakhs का आपका इसका कॉस्टिंग आता है इसमें। अब जो अभी तक हमने 3 बातें की हैं, दैट मेडिकल, कंप्यूटर नंबर एंड दीज क्लासेस, ऑल 3 थिंग्स कैन बी डन साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि आपने मेडिकल किया 2 महीने में, फिर मेडिकल प्रोसेस हुआ, फिर आपने कंप्यूटर नंबर करोगे, 1 महीने बाद कंप्यूटर नंबर आएगा, एंड देन 3 महीने की क्लासेस लोगे आप, तो वो तो टोटल आपका टाइम ही हो गया 7-8 महीने का। तो यू डोंट डू दैट। ये 3 चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होती है। मेडिकल्स क्योंकि एक दिन में हो जाता है, मेडिकल हो गया, साथ में कंप्यूटर नंबर एप्लीकेशन लग जाती है। कंप्यूटर नंबर एप्लीकेशन जो है उसमें हम तो कुछ, आपको तो कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एक बार अप्लाई कर दिया ना, प्रोसेस में टाइम है, वो डीजीसी अपना टाइम लगा है। उस टाइम में यू कैन कंटिन्यू टू अटेंड द क्लासेस। तो आप क्लासेस पढ़ रहे हो, प्रिपेयर हो रहे हो, इतने में कंप्यूटर नंबर आ जाएगा, आपका प्रिपरेशन रेडी है। एज सुन एज द एग्जाम डेट कम्स, यू गो एंड अपीयर फॉर द एग्जाम्स। इन एग्जाम्स के रिजल्ट्स विद इन अ वीक आपको फोन पे मैसेज के तौर पे या फिर डीजीसी की वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाते हैं। तो एक बार एग्जाम्स खत्म हो गए तो टेंशन फ्री हो जाओ। अब एक्साइटिंग पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज द फ्लाइंग पार्ट। तो अब आप फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए जाओगे। अब क्या क्या है फ्लाइट ट्रेनिंग में, उसके बारे में बात करते हैं। फ्लाइट ट्रेनिंग, अब फ्लाइट ट्रेनिंग जो है इट इज नॉट लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन करते हो आप, तो ग्रेजुएशन 3 साल की है, वो फिक्स्ड है कि 3 साल में ही होनी है। बीटेक है 4 साल में ही होनी है। अब आप कोई स्टूडेंट अच्छा है, कोई स्लो है, सबको उतना ही टाइम लगना ही लगना है। हाउएवर फ्लाइट ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता।
फ्लाइट ट्रेनिंग में दे से दैट यू हैव टू फिनिश 200 आवर्स ऑफ फ्लाइट ट्रेनिंग, कि 200 घंटे आपको प्लेन में प्रैक्टिकल फ्लाइंग करके दे वो प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। सो ये प्रैक्टिकल फ्लाइंग जो है सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट पे भी होती है। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट वो होते हैं छोटे एयरक्राफ्ट एयरप्लेन होते हैं जिन पर आपकी ट्रेनिंग होती है, तो जिसमें एक इंजन लगा होता है बेसिकली। तो रफली आप 185 आवर्स सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट पे करते हो एंड 15 आवर्स आप मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट पे करते हो। उसमें 2 इंजन होते हैं एयरक्राफ्ट में, दोनों साइड दोनों विंग पे, तो थोड़ा सा बड़ा एयरक्राफ्ट होता है। तो ये रिक्वायरमेंट है, इतनी आपको करने ही करने हैं। 200 आवर्स इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आप फ्लाइट ट्रेनिंग करते हैं। अब ये फ्लाइट ट्रेनिंग जो है इसमें टाइम कितना लगता है? अप्रोक्सीमेट टाइम ऑन एन एवरेज इसमें 1 ईयर लग जाता है। 1 ईयर का टाइम लगेगा। अभी कंट्री वाइज भी मैं आपको टाइम बता देता हूँ, बट ऑन एन एवरेज 1 ईयर का टाइम तो आपको लगता ही है फ्लाइट ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करने में। अब ये फ्लाइट ट्रेनिंग कहाँ पे कर सकते हो आप? अभी फ्लाइट ट्रेनिंग का आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको जरूरी नहीं है कि अब इंडिया में एग्जाम्स तो क्लियर हो गए, इंडिया के ही एग्जाम्स क्लियर करने हैं। अब आप बाहर से भी करके आ सकते हो ये ट्रेनिंग, आप इंडिया में भी कर सकते हो। तो अगर इंडिया में ये ट्रेनिंग कर रहे हो आप, तो आपको कॉस्टिंग जो है डिपेंडिंग ऑन जिस फ्लाइट स्कूल से आप ट्रेनिंग करोगे 40 to 45 लाख की कॉस्टिंग आती है ये फ्लाइट ट्रेनिंग में। मेन आपका खर्चा यही है पायलट ट्रेनिंग का। ये मैं मेंशन कर दूंगा वैसे कमेंट में नीचे, कभी कोई बोलेगी आधी वीडियो देख ली थी तो शुरू में बता देना चाहिए था कि आधी वीडियो देखने के बाद बता रहे हो कि इतना कॉस्ट है कि टाइम वेस्ट हो गया। बट जनरली आई थिंक एवरीबॉडी नोज अराउंड कि पायलट ट्रेनिंग में कॉस्टिंग तो आती है देखो। सो टाइमिंग जो है वो 12 मंथ्स होगा इंडिया में। अब ये और भी कंट्रीज से आप करके आ सकते हो, बट मेजरली जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जाने के लिए वो यूएस एंड साउथ अफ्रीका है। उसके 2 रीजन है, आपको थोड़ा डिसीजन लेने में भी हेल्प कर जाएगा कि कहां से करनी चाहिए फ्लाइट ट्रेनिंग। देखो आप जब जॉब लेने जाओगे एयरलाइन में उस टाइम पे नोबडी विल केयर कि आपने फ्लाइंग कहां से की है, बिकॉज ऑल ऑफ यू, किसी ने एक पर्सन ने लेट्स से साउथ अफ्रीका से की है, एक ने यूएस से की है और एक ने इंडिया से की है। तीनों के पास इंडियन लाइसेंस तो है ही, तो ऑल ऑफ यू ऑल 3 विल बी एलिजिबल टू सिट इन द एयरलाइन का एग्जाम्स। जब वैकेंसी आएंगे, इंटरव्यू होंगे, तो आपके नॉलेज बेस पे आपको हायरिंग की जाएगी। सो डज नॉट मैटर आप फ्लाइंग कहां से कर रहे हो। जॉब के टाइम पे ऐसा नहीं है आपको कि आपको एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स मिलते हैं उस चीज के। यूएस से आप फ्लाइंग करते हो तो आपकी जो कॉस्टिंग है फ्लाइट ट्रेनिंग की, दैट इंक्रीजेस रफली अप टू 50 to 60 lakhs। अब उसका 50 to 60 lakhs क्यों हो रहा है? हाउएवर कॉस्टिंग तो आपकी इतनी ही रहती है वहां पे भी, बट वहां पे आपका अकोमोडेशन के जो चार्जेस है वो ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हायर इन यूएस। आपका पर मंथ रेंट, फूड, वो सब ज्यादा है, तो इसीलिए आपका टोटल कॉस्ट जो है इंक्लूडिंग, सो इस 50 to 60 lakhs में 60 lakhs के आसपास मानते हो अगर आप, सो रफली 55 के आसपास रेंज में हो जाता है। आपका अकोमोडेशन इज इंक्लूडेड, योर food is not included, your tickets are not included, so generally your accommodation and flight training is included, बाकी food वगैरह का अलग होता है आपका थोड़ा बहुत। पर मोटा मोटा आप देखो तो 55 to 55 के अंदर everything is covered, food भी मिला लोगे आप, I think 60 तक। टाइमिंग वहां पे आपको 8 मंथ्स में आपकी फ्लाइट ट्रेनिंग हो जाती है, तो इट इज फास्ट। हाउएवर वहां पे आपको एग्जाम्स, क्योंकि उस कंट्री का लाइसेंस ले रहे हो तो वो भी तो एग्जाम्स लेंगे ना आपसे। ऐसा है कोई मान लो इंडिया में एग्जाम्स, इंडिया में फ्लाइट ट्रेनिंग करने आता है दूसरी कंट्री से अगर कोई, तो उसको भी डीजीसी एग्जाम्स तो देने पड़ेंगे आप, क्योंकि इंडिया का लाइसेंस चाहिए। तो इसी तरह से व्हेन यू गो टू अब्रॉड कंट्रीज आपको वहां के एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे अब। तो अब यहाँ पे इंडिया से आपका थोड़ा सा ये एग्जाम्स वाला पार्ट इंक्रीज हो गया है, क्योंकि इंडिया में तो आप ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हो, अब आपको वहां के एग्जाम्स भी देने हैं। हाउएवर इन यूएस दीज रिटन एग्जाम्स आर नॉट वेरी टफ, बहुत इजी होते हैं। तो अगर आप इंडिया के एग्जाम्स क्लियर करके जाते हो, देयर इज नोबडी who will fail the exams in you। आज तक कभी नहीं हुआ कोई फेल, क्योंकि बहुत सिंपल बेसिक पेपर होता है आपका वहाँ पे यूएस का जो रिटन एग्जाम है। मोस्टली आपके फ्लाइट ट्रेनिंग पे ज्यादा, प्रैक्टिकल पे ज्यादा वहाँ पे वो देखा जाता है। सो एग्जाम्स इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, कम एग्जाम्स होते हैं। और ऑब्वियसली भाई यूएस अमेरिकन लाइफस्टाइल, अब जी के आते हो तो कई बच्चे सोचते हैं कि इफ आई एम पेइंग 10 lakhs एक्स्ट्रा, 10 lakhs एक्स्ट्रा में मैं ट्रेनिंग भी कराऊंगा और उतने टाइम में 8 महीने यूएस भी होऊंगा, तो दैट इज कंप्लीटली योर कॉल व्हाट यू वांट टू डू। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है कि इंडिया में क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट गुड,
अब इंडिया में भी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे फ्लाइट स्कूल है जहाँ पे क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इज वेरी गुड. सो यूएस ऑल्सो प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज वेरी गुड. साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड, अब साउथ अफ्रीका में क्या है, कॉस्टिंग इज वेरी लेस. साउथ अफ्रीका से आप फ्लाइट ट्रेनिंग करते हो तो आपका वो प्राइस रिड्यूस होके एनीवेयर बिटवीन 30 to 35 lakhs के बीच में आ जाता है. दैट इंक्लूड्स अकोमोडेशन ऑल्सो. तो सब मिला के आप 35 lakhs में ये ट्रेनिंग कर लेते हो. बट ऑब्वियसली देन अब यू वुड बी थिंकिंग कि भाई फिर साउथ अफ्रीका क्यों नहीं जाते सब. सो उसके दो रीजन है कि साउथ अफ्रीका में एक तो आपको एग्जाम्स जो वहां के हैं क्लियर करना, देयर आर रफली 18 to 19 एग्जाम्स दैट यू हैव टू क्लियर इन साउथ अफ्रीका. और ये एग्जाम्स वही इंडिया के डीजीसीए लेवल के एग्जाम्स है, तो एग्जाम्स आर नॉट सुपर इजी. तो वहाँ पे पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है आपको. तो यू विल बी इन द बुक्स थ्रू आउट द ईयर. तो पढ़ाई कर करके साथ में फ्लाइट ट्रेनिंग करोगे तो बिजी हो जाएगा स्केड्यूल. बट ऑब्वियसली यू विल बी सेविंग अपॉन सम मनी. सो क्लोज टू आई वुड से 10 lakhs लेस देन इंडिया इन साउथ अफ्रीका कॉस्टिंग वाइज, विच विल इंक्लूड योर अकोमोडेशन ऑल्सो. तो इंडिया में मैंने आपको ये अकोमोडेशन चार्जेस इंक्लूड नहीं किए जनरली, बिकॉज इंडिया में क्या होता है कि जो जनरली जितने भी फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, वो बड़ी बड़ी सिटीज में नहीं है कि दिल्ली में, मुंबई में. तो वहीं पे आपका रेंट ज्यादा होता है. ये छोटे छोटे सिटीज में लोकेटेड होते हैं, तो यहाँ पे आपका रेंट अकोमोडेशन इतना कोई ज्यादा नहीं है. तो इंडिया में यूएनसी आराम से आपको 10-12 हजार रुपए पर मंथ में आपको अकोमोडेशन मिल जाता है. सो पूरे साल का भी आप देखो तो आई थिंक 1-1.25 लाख से ऊपर इट विल नॉट क्रॉस योर अकोमोडेशन कॉस्टिंग. So that is not included in this. However, for US and South Africa, the accommodation cost is included. When you fly from abroad, there is one more cost which is obviously included in this only. That is called as conversion flying. So basically, जब आप बाहर से flying करके आए हो, तो आप जब वापस आते हो तो इंडिया टू चेक योर ऑथेंटिसिटी ऑफ फ्लाइंग कि आपने सही से फ्लाइंग की है कि नहीं, तो वो बोलते हैं कि आपको इंडिया में भी 8 आवर्स की फ्लाइट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. तो वो जो 200 आप करके आए उसके बाद इंडिया में आके आपको ये 1 वीक से 2 वीक का टाइम लगता है, जिसमें आप ये 8 आवर्स की फ्लाइंग खत्म कर लेते हो, जिसका कॉस्टिंग रफली 2 lakhs के आसपास आता है, विच इज इंक्लूडेड इन द कॉस्टिंग है. सो कोई अलग से नहीं है, वो इसी का पार्ट है. तो आप ये फ्लाइंग करते हो तो बेसिकली आपकी फ्लाइंग अब कंप्लीट हो गई है. सो आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहले ग्राउंड क्लासेस खत्म कर लिए, अब ये फ्लाइट ट्रेनिंग आपकी खत्म होगी, डिपेंडिंग ऑन कौन से कंट्री से आपने की है. जॉब वाइज जैसा कि मैंने आपको बताया, डज नॉट मैटर आप कहाँ से कर रहे हो, बट यू हैव टू टेक द कॉल इन डिटेल. आपको कुछ जानना है किसी कंट्री के बारे में, स्कूल के बारे में, तो ये जो नीचे आपको नंबर दिया है इस पर आप मैसेज या कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो. नाउ यू अप्लाई फॉर योर लाइसेंस. ट्रेनिंग तो पूरी होगी. नाउ व्हाट यू डू, यू टेक योर डॉक्यूमेंटेशन की सी डीजीसीए, आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम्स, आई हैव डन द फ्लाइट ट्रेनिंग, दीज आर माई डॉक्यूमेंटेशन, प्लीज गिव मी लाइसेंस. प्लीज नहीं भी बोलोगे तो डॉक्यूमेंटेशन पूरे दे दोगे तो भी मिल जाएगा लाइसेंस, इतनी कोई जरूरी नहीं है वो. बट पॉइंट इज कि लाइसेंस आ जाएगा अब आपके पास. सो नाउ यू हैव द लाइसेंस. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब लाइसेंस आने से थोड़ी मेरे पास सैलरी आएगी, इतना पैसा खर्च किया है तो मेरे को सैलरी की भी जरूरत है. बट उससे पहले, सैलरी से पहले बात करते हैं. कई लोग पूछते हैं कि लोन के बारे में, कि लोन मिलता है कि नहीं मिलता. यस, इसमें एजुकेशन लोन मिलता है आपको. एजुकेशन लोन इज जस्ट लाइक एनी अदर कॉलेज में जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है कंपनी. तो इसमें क्या होगा कि यू गेट एन एडमिशन लेटर फ्रॉम द एकेडमी स्टेटिंग दैट दिस स्टूडेंट हैज बीन एनरोल्ड इन द एकेडमी एंड द फीस फॉर दिस ट्रेनिंग इज सो एंड सो. यूएस के लिए आप लेते हो तो 50 वो जो लैक्स का आपको वो मिलेगा, पूरा का पूरा एक लेटर प्रोवाइड कर देंगे हम कि भी हाँ दिस स्टूडेंट हैज बीन एनरोल्ड एंड लोन रिक्वायर्ड है. अब लोन ऑब्वियसली बैंक्स कोलैटरल या फिर आपके पेरेंट्स के, कोलैटरल इज एज इन प्रॉपर्टी वगैरह के अगेंस्ट, या फिर आपके पेरेंट्स के आईटीआर, उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है. अब लोन की एक अच्छी बात है और एक बेकार बात है. इसमें क्वेश्चन ये आता है कि लोन लेना चाहिए, लेके करना चाहिए कि नहीं करना, वो हम जॉब एश्योरेंस वाले स्लाइड में बात करेंगे. बट लोन की जो अच्छी बात है दैट इज कि ऐसा नहीं कि आपने आज लोन लिया आपको आज ही से रीपेमेंट करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 जनवरी से आपने कोर्स स्टार्ट किया है 2025 से. अब आपका कोर्स कंप्लीशन डेट जो लेटर में दी गई है दैट इज 1 जनवरी 2026. सो आपको ये इस डेट से आपको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है बैंक को. यू गेट 1 ईयर का टाइम. सो बेसिकली यू विल हैव टू स्टार्ट पेइंग 1 जनवरी 2027.
तो वो लोन रीपेमेंट जो करना है आपको, उसके लिए 1 साल का टाइम मिलेगा। 1 साल में आप अपनी जॉब लगा के यू कैन रीपे द लोन ऑन योर ओन। बट द बैड पार्ट अबाउट इट इज, ऑब्वियसली बैंक है, पैसे दे रहे हैं, तो वो तो अपना पैसा लेंगे भी आपसे। सो द डे दे सेंड यू दिस अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल अकेडमी को उन्होंने 2025 फर्स्ट जैन को एक्स अमाउंट भेज दिया है, तो वो उसी दिन से उस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देंगे। हाउएवर वो इंटरेस्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं है उस टाइम पे, वो आपके उसमें ऐड होता रहेगा लोन अमाउंट में। वो पेमेंट आपको इस डेट से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो दिस इज द लोन फैसिलिटी दैट इज अवेलेबल। अब बात करते हैं एयरलाइंस में कैसे जाएंगे। भाई अभी तो आप सिर्फ एक पायलट बन चुके हो, लाइसेंस है आपके पास, नाउ यू विल हैव टू फ्लाई फॉर द एयरलाइंस। सो अब एयरलाइन क्या करती हैं, दे कंडक्ट देयर ओन एग्जाम्स। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जो सबसे पहले हमने बात की थी कि आपके 12th की परसेंटेज क्यों नहीं मांगते वो, दिस इज द रीजन। डीजीसी के एग्जाम क्लियर किए, अब एयरलाइन अपने एग्जाम क्लियर करेंगी। अब ये एग्जाम जो है, दीज आर नॉट क्वालिफाइंग एग्जाम्स, लाइक डीजीसी एग्जाम्स जो थे वो तो क्वालिफाइंग एग्जाम्स थे, 70% चाहिए सिर्फ। दीज आर मेरिट बेस्ड एग्जाम्स। सो एयरलाइन वैकेंसी निकालेंगी अपनी अब। सो जनरली वैकेंसीज कब आती हैं, टाइम टू टाइम आती रहती हैं। लास्ट 6 महीने में अगर मैं देखूं तो मेजॉरिटी ऑफ द एयरलाइंस सब ने वैकेंसीज निकाली हैं। कई एयरलाइंस ने तो 2 बार वैकेंसीज निकाली हैं। दिल्ली जितने भी नंबर ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ पायलट्स उनको चाहिए होते हैं, 100 पायलट चाहिए इस वैकेंसी में, किसी में 200 चाहिए, किसी में 50 चाहिए। तो अलग अलग वैकेंसी में आपके नंबर ऑफ वो आते रहते हैं, और आप फिर एयरलाइंस अपने खुद के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जिसमें सारे के सारे सीपीएल होल्डर्स बैठेंगे एग्जाम्स में। एग्जाम उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कुछ पार्ट्स में, दैट इज रिटन एग्जाम। तो एक आपका रिटन एग्जामिनेशन लेंगी जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे अभी तक डीजीसीए के। इसकी प्रिपरेशन भी होती है कई जगह, कई बच्चे खुद सेल्फ स्टडी से भी कर लेते हैं ये वाली क्लासेस जो है। इट इज अ मेरिट बेस्ड एग्जाम। सो ये इन डेप्थ आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, क्वेश्चन सॉल्विंग होती है। देन देर इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट। आपका रिटन जिस स्टूडेंट का स्टेज क्लियर हो गया, ही विल बी डूइंग द साइकोमेट्री टेस्ट। साइकोमेट्री टेस्ट में क्या होता है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। साइकोमेट्री में एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि एक साइकोलॉजी चेक कर रहे हैं स्टूडेंट की। उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कैप्टन से आपकी लड़ाई हो गई तो कैसे रिएक्ट करोगे आप, या जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ जाएंगे 8th 10th स्टैंडर्ड के। इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कि भाई, और एविएशन नॉलेज थोड़ी बहुत। तो ये सब साइकोमेट्री में चेक होता है। जनरली द स्टूडेंट्स आर एट दिस अकेडमी, तो उनको तो हम डे 1 पे जब आते हैं तो वो एक साइकोमेट्री टेस्ट करवा देते हैं कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसा होने वाला है साइकोमेट्री टेस्ट, पेरेंट्स को भी आइडिया हो जाता है। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, और इट्स एन ईजी एग्जाम। Group discussion. So after that you go through group discussion. Group discussion is something that only a few airlines do. Not all the airlines go through this stage. Group discussion में क्या होगा, ग्रुप में बच्चे बैठे होंगे, you will be given a topic and all of you will be discussing. Basically they are seeing your communication skills and your problem solving capability in a team. When how do you work as a team member. So ये सब airlines नहीं करवाती हैं. Then you go through a personal interview. सो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे एयरलाइन, आप पर्सनली दे विल आस्क यू सम क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, एचआर से क्वेश्चन, फैमिली लाइफ, एवरीथिंग दे विल आस्क यू। बेस्ड ऑन दैट दे विल जज यू एंड यू विल बी हायर्ड। सो दिस होल प्रोसेस रफली इट टेक्स अबाउट मैक्स टू मैक्स 1 मंथ का प्रोसेस होता है। इस 1 मंथ में ऑल दीज एग्जाम्स एवरीथिंग विल बी डन। सो वंस you clear this, airlines will give you a letter of acceptance. Congratulations, you are a part of our airline, and then airline will start to train you further. Train you further for what? अब इसमें एयरलाइन एग्जाम्स में पीपल विल आस्क कि भाई सबके क्लियर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि एयरलाइन एग्जाम में जनरली इट इज अ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो टू द प्रीवियस स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ वैकेंसी। अभी यू केम टुडे, आपने सीपीएल खत्म करके आए हो अपना, और आप एग्जाम में बैठोगे, अभी वैकेंसी आई हुई है। बट यू सी, आपसे पहले जो लोग खत्म करके आए थे 3-4 महीने पहले, दे आर ऑलरेडी स्टडिंग फॉर दीज एग्जाम्स, सो दे हैव अ स्लाइटली अपर हैंड फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। सो 20 वैकेंसी आई है और 100 लोग बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनका थोड़ा सा चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ यू विल कंटिन्यू टू स्टडी, अगली 1-2 महीने बाद फिर वैकेंसी आएगी, उस टाइम पे जो बच्चे आएंगे फ्लाइंग खत्म करके, यू विल हैव एन अपर हैंड थ्रू विद देम। सो एक प्रोसेस है, चलता रहेगा थ्रू आउट। सो एयरलाइन की वैकेंसीज आती रहती हैं, एंड विद द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया एट ऑर्डर एट दिस पॉइंट, इस तरह से एविएशन अभी
बूम कर रहा है, तो वैकेंसीज तो कंटिन्यूसली आई थिंक आती रहनी चाहिए. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइप रेटिंग. अब टाइप रेटिंग क्या है, इसको ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. टाइप रेटिंग इज बेसिकली, नाउ यू फ्लू ऑन अ स्मॉल एयरक्राफ्ट. ये जो ट्रेनिंग आपने की थी ना 200 आवर्स की, ये छोटे एयरक्राफ्ट पे किया आपने. 2 सीटर एयरक्राफ्ट होते हैं, 2 सीटर 4 सीटर. बट जब आप एयरलाइन में आते हो फ्लाई करने के लिए, आपको फ्लाई करने हैं बड़े एयरक्राफ्ट. 200 सीटर एयरक्राफ्ट है, 400 सीटर एयरक्राफ्ट है, ये फ्लाई करने हैं. तो इट्स लाइक लेमन टर्म में अगर बात करूं मैं समझाने के तरीके से, कि अगर आप कार चलाना आपने सीख लिया है, अब आपको बस चलानी है, और आपको, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, और वो जो लाइसेंस पे एंडोर्समेंट भी चाहिए होगी अपनी की हैवी की, कि भाई हैवी ड्राइवर बन गए हो आप. तो ऐसे ही पायलट्स में भी यही होता है कि आप छोटे एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग करके आते हो, और बड़े एयरक्राफ्ट फ्लाई करने तो उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है. अब ये ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है, ये क्या है, टाइमिंग जो है, इट टेक्स रफली 40 days टू फिनिश दिस ट्रेनिंग. इट कैन बी डन इन इंडिया और अब्रॉड. एयरलाइंस विल सेंड यू. कॉस्टिंग रफली 15 lakhs की कॉस्टिंग आती है. अब पे कौन करेगा, आप करोगे कि एयरलाइन करेगी? सो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई. तो इफ टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो इफ यू लुक एट 2005 2006, वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, बहुत लॉट ऑफ एयरलाइंस वर ओपनिंग अप. सो बेसिकली पायलट्स कम थे, तो एयरलाइंस पे करती थी ये पैसे. लेकिन आफ्टर दैट 2008 के बाद रिसेशन आया, तो वैकेंसीज कम हो गई, पायलट ज्यादा हो गए, तो एयरलाइन स्टार्टेड सेइंग दैट यू पे, पायलट्स विल पे फॉर दिस कॉस्ट. So this keeps on changing. However, at this time, pilots have to pay this cost. So airlines are charging you this 15 lakhs. Type rating की cost है, ये आपको पे करनी होती है. In future, we don't know, ज्यादा shortage हो जाएगी. Sometimes some airlines say, we will deduct this cost from your salary. पर मंथ सैलरी डिवाइड करके आपको 1 साल या 2 साल के पीरियड के अंदर या 3 साल के पीरियड के अंदर हर महीने 30,000 40,000 करके आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लेंगे. So that is again dependent, but as of now, you have to consider this as a past part of your budget when you're doing your pilot training. अब ये जो एयरबस, बोइंग, ATR, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये जो टाइप रेटिंग आप करते हो बड़े एयरक्राफ्ट की, सब एयरलाइंस, एक सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो, फॉर एग्जांपल मारुति हैज इट्स ओन कार्स, शेवरोले विल हैव ओन कार्स, महिंद्रा एक अलग कंपनी है. इसी तरह से जो एयरप्लेन बनाने की कंपनीज हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, एयरबस, बोइंग, ATR, ये अलग अलग कंपनीज हैं. तो इनके सिस्टम्स जो है एयरक्राफ्ट के, वो भी अलग अलग होते हैं. भाई महिंद्रा का आगे का फीचर जो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होगा एक फॉर्च्यूनर से, या सो अलग अलग डिजाइन होते हैं सबके. तो एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा टेक्निकल सिस्टम्स होते हैं, इसलिए अलग अलग एयरक्राफ्ट की अलग अलग टाइप रेटिंग होती है. तो आप जिस भी एयरलाइन में आप हायर हुए हैं, तो कोई एयरलाइन सारी एयरबस फ्लाई कर रही होगी. फॉर एग्जाम्पल इंडिगो एयरलाइंस है इंडिया में, वो एयरबस फ्लाई करते हैं. गो एयर थी, वो सब एयरबस फ्लाई करते थे. उससे पहले जेट एयरवेज थी, वो बोइंग फ्लाई करते थे. दिस आकाशा एयरलाइन है, वो बोइंग फ्लाई करते हैं. तो जो भी एयरलाइन जो एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही है, आपको उसकी ही टाइप रेटिंग करने एयरलाइन भेजती है. तो उसकी टाइप रेटिंग आपने कर ली, तो देन यू कैन नॉट फ्लाई एयरबस, अगर आपने बोइंग की टाइप रेटिंग की हुई है तो. And once that training is completed, you are released as a first officer in the airline and you start getting paid also. Paid तो आप उसी दिन से start हो जाओगे जिस दिन से आप एयरलाइन आपको जॉब दे देगी. सो सैलरी तो आपको एयरलाइंस उस दिन से ही पे करने लग जाएंगी जिस दिन से आप उनका पार्ट हो गए हो, जिस दिन से आपको जॉब मिल जाती है. अब इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, बिफोर और आफ्टर. अब ये बिफोर और आफ्टर क्या है? आफ्टर तो हो गया बेसिकली, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप रेटिंग ओनली, कि आप टाइप रेटिंग कब करते हो. तो आफ्टर गेटिंग अ जॉब विद द एयरलाइन. सो द गुड पार्ट इज कि जो अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो, आपकी जॉब एश्योरिटी हो चुकी है. बट समटाइम्स एयरलाइंस कम आउट विद टाइप रेटेड वैकेंसी. अब टाइप रेटेड क्या वर्ड हो गया? अब टाइप रेटेड वैकेंसी क्या होगा? बेसिकली अब नॉर्मल वैकेंसी आती है एक सीपीएल होल्डर्स के लिए, कि जो आप फ्लाइट ट्रेनिंग करके आए थे, अब सारे के सारे पायलट जो है वो सब सीपीएल होल्डर्स कहलाते हैं. तो इस केस में मैं एक रैंडम नंबर्स देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल 50 वैकेंसीज आई हैं, तो 200 लोगों ने अप्लाई किया है. सो कंपटीशन टफ है थोड़ा. बट सम पीपल व्हाट दे डू, ये जो टाइप रेटिंग है ना 15 lakhs, बोइंग या एयरबस किसी की भी, ये टाइप रेटिंग जॉब से पहले ही
खुद करके आ जाते हैं कहीं से प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास जाकर कि भाई अब मेरे को दिख रहा है इंडिया में बोइंग एयरक्राफ्ट बहुत ऑर्डर हो रखे हैं, 737 की टाइप रेटिंग कर लेते हैं, सॉरी बोइंग की टाइप रेटिंग कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि एयरलाइन समटाइम्स दे कम आउट विद टाइप रेटेड वैकेंसी, की भी जो टाइप रेटिंग जिन पायलट्स ने ऑलरेडी की हुई है उनके लिए वैकेंसी है ये। तो उस केस में अगर फॉर एग्जांपल 20 वैकेंसीज आई तो आपको मे बी 30-40 एप्लीकेशन होंगी, तो आपका कंपटीशन कम हो गया है। टाइप रेटिंग करने से ये फायदा हो जाता है। बट ये तो फायदा है, नुकसान भी होगा कुछ ना कुछ। तो इसमें नुकसान ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने बोइंग की टाइप रेटिंग कर ली, अगर एयरबस वाली कंपनी जो एयरलाइन है उसने निकाली वैकेंसी, तो देन आई कैन नॉट अप्लाई इन दैट वैकेंसी, और इफ आई अप्लाई आई विल हैव टू अगेन डू दैट टाइप रेटिंग विद 15 lakhs। सो ये कॉल अभी तो नहीं, सिर्फ बेसिक आइडिया आपको देने के लिए है कि जब आप उस स्टेज पे पहुंचोगे उस टाइम पे देखोगे कि भाई ज्यादा बोइंग ऑर्डर्स पे हैं और वैकेंसीज आ रही हैं टाइप रेटेड लोगों की, तो आप टाइप रेटिंग करके आ जाओ, डज नॉट हार्म यू। बट अगेन आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप सीपीएल वैकेंसी में अप्लाई करो बैक टू बैक, क्योंकि सीपीएल वैकेंसीज फिर ज्यादा भी आती है ना, कि उसमें 20 आएंगी, इसमें 50 आएंगे, प्लस बैक टू बैक आती रहेंगी, 4 बार एयरलाइन की आएंगी, इसमें टाइप रेटेड की 1 या 2 बार आएंगे। तो ये दैट कॉल यू हैव टू टेक एट दैट टाइम। हाउएवर कहीं पे भी करो, पैसा तो दोनों बार आपको देना ही देना है। वंस दिस इज कंप्लीटेड, सो नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ एयरलाइन। सैलरी की भी बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जॉब एश्योरेंस सबसे पहले क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई इतना पैसा खर्च कर दिया, अब पैसा वापस भी तो चाहिए, कि इतना पैसा विल आई बी एबल टू मेक और नो। सो और जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो देखो जॉब गारंटी तो कोई नहीं देगा आपको। जॉब अगर कई लोग सोचते हैं कि, कई बार मैंने सुना है कि बोलते हैं कि भाई हमने सुना है कि सिर्फ पैसा खर्च करना है और पायलट, पैसा खर्च करने से नहीं हो पाएगा ये। वो जो पेरेंट्स बोल देते हैं ना कि 12वीं तक पढ़ लो, 12th तक पढ़ लो, उसके बाद तो टेंशन फ्री हो बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको कंटिन्यूअसली थ्रू आउट योर लाइफ आपको पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। हर 6 महीने में यहाँ पे आपके सिमुलेटर चेक्स और ये सब चलते रहते हैं पूरे लाइफ भर, वंस यू आर एन एयरलाइन पायलट। ऑब्वियसली दैट इज द रीजन एयरलाइंस आर पेइंग यू सच गुड सैलरीज ऑल्सो। सो जॉब एश्योरेंस जो है उसको आप इस तरह से देखो कि जो बच्चे पढ़ेंगे, जॉब्स मोस्टली सबकी ही लगती है इसमें, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज स्पेंडिंग दैट मच अमाउंट टू डू द पायलट ट्रेनिंग। तो कुछ कुछ लोग ही हैं जो कर पाते हैं, तो जॉब लगने के जो चांसेस है वो बहुत हाई होते हैं। बट अगेन ऐसा नहीं है कि आप फ्लाइंग करके आए और अगले दिन ही आपकी जॉब लग जाएगी। तो द प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा था कि आपने आज फ्लाइट ट्रेनिंग खत्म करके आए हो, बट यू सी आपसे 2-3 महीने पहले से जो बच्चे फ्लाइंग खत्म करके आए थे, दे हैव बीन स्टडीइंग टिल नाउ फॉर द एयरलाइन रिटन एग्जाम। आप फ्लाइंग करते करते टाइम पे भी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है तो, बट जनरली कम टाइम मिल पाता है। बट विद इन दैट प्रोसेस इफ यू कंटिन्यू टू स्टडी, इवेंचुअली यू विल गेट हायर्ड। भाई जॉब एश्योरेंस क्या है, किसको बोलते हैं कि एयरलाइन को तो पायलट चाहिए ना फ्लाई करने के लिए, कौन फ्लाई करेगा, और जॉब किसकी लगेगी, ऑब्वियसली जो एग्जाम क्रैक करेगा। तो प्रोसेस इज सिंपल, आप एग्जाम क्रैक करो, यू विल गेट अ जॉब। सैलरीज द एक्साइटिंग पार्ट। वेल द सैलरीज जो है इसमें, आप इनिशियली व्हेन यू ज्वाइन द एयरलाइन यू ज्वाइन एज अ ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर, टीएफओ, जिसमें आपको सैलरी, आप अंडर ट्रेनिंग रहते हो उस टाइम पे, तो आपकी सैलरी रफली 30 to 50,000 पर मंथ होती है। नेक्स्ट आप बनते हो फिर फर्स्ट ऑफिसर। एक एयरप्लेन को चलाने के लिए 2 पायलट होते हैं, एक कैप्टन और एक फर्स्ट ऑफिसर। फर्स्ट ऑफिसर की जो सैलरी है दैट इज 2 to 3 lakhs पर मंथ। आप 1 से 1.5 साल में फिर आप सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बनते हो, रहते फर्स्ट ऑफिसर हो, कैप्टन के अंडर फ्लाई करते हो, पर आप सीनियर हो जाते हो कंपनी में, तो आपकी सैलरी 3.5 to 4.5 lakhs पर मंथ डिपेंडिंग ऑन विच एयरलाइन यू फ्लाई फॉर। ये तो आपका फिक्स्ड अमाउंट रहता ही रहता है। इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह अलग होते हैं, तो कई बार किसी महीने आप ज्यादा फ्लाई करते हो तो सैलरी ऊपर चली जाती है, इससे नीचे नहीं जाती है। बाकी देन यू अपग्रेड टू अ कैप्टन। कैप्टन बनने में टाइम कितना लगता है, सो यहाँ पे टाइमिंग मैंने आपको बताया, रफली 3 to 5 मंथ्स आप टीएफओ रहते हो, ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर। देन यू बिकम अ फर्स्ट ऑफिसर, तो फर्स्ट ऑफिसर 1 से 1.5 साल रहते हो, एंड देन सीनियर फर्स्ट ऑफिसर। तो पूरा ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर से कैप्टन बनने तक आपको रफली 3 to 5 years लगते हैं एक्सपीरियंस जो है। और एक बार आप कैप्टन अपग्रेड हो जाते हो तो आपको 7 to 10 lakhs पर मंथ आपकी सैलरी होती है। ऑब्वियसली दीज सैलरीज आर टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज, जितने भी इंडिया में टैक्स यूज होते हैं, तो वो टैक्स आपको भरने पड़ते हैं, वो टैक्स कटने के बाद ही सैलरी आती है। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि व्हेन आपके पास 1 से 2 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस आ जाता है, तो यू कैन शिफ्ट टू अदर एयरलाइंस विच आर अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल दुबई में फ्लाई दुबई इज देयर, Emirates, Qatar Airways, all these airlines they hire experienced pilots only, fresher में नहीं हायर करते हैं वो।
तो बाहर से जैसे यहाँ से आप 1-2 साल आपने फ्लाइंग कर ली तो देन यू कैन ज्वाइन दोज एयरलाइंस। उन एयरलाइन को ज्वाइन करने का फायदा क्या है? सैलरी इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। सो फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी यहाँ पे यू सी 2 to 3 lakhs पर मंथ है, वहां पे सैलरी विल बी क्लोज टू 8 to 9 lakhs पर मंथ फॉर फर्स्ट ऑफिसर ओनली, एंड दैट इज नो टैक्स। सो वहां पे टैक्सेस भी नहीं है इतने, सो दैट बेनिफिट इज देयर। कैप्टन की सैलरी गोज अप टू 14 lakhs per month, no taxes. So that is a personal choice whether you wish to work for those airlines or you want to continue working in India only. So congratulations, now you are an airline pilot. आपको सारी information मिल गई है इसके बारे में. If you have any other queries or doubts, you can mention it in the comment section, या फिर नीचे जो इसमें आपको फोन नंबर भी दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम का पोएटिक पायलट एकेडमी का पेज है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन देने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा ना, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन के कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे कि भी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए somebody will charge you कंसल्टेशन एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी आपको जानकारी चाहिए, ये मंथली लाइव वेबिनार्स भी होते रहते हैं, उसमें भी आप यू कैन सिट लाइव, क्वेश्चंस डाउट्स पूछ सकते हैं उसमें जो भी होंगे आपको। एक छोटी सी चीज और आपको मैं बता दूं, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कैडेट पायलट वर्सेस कन्वेंशनल प्रोग्राम की होगी। अभी कैडेट प्रोग्राम और कन्वेंशनल प्रोग्राम क्या है मैं आपको 30 सेकंड्स में ब्रीफली बता देता हूं, सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया। सो कन्वेंशनल प्रोग्राम इज, जो अभी तक हम जिसके बारे में इतनी देर से जो मैंने आपको समझाया, दैट इज कन्वेंशनल प्रोग्राम। बेसिकली यू आर डूइंग एवरीथिंग। एक होता है कैडेट प्रोग्राम, ये एयरलाइंस का कैडेट प्रोग्राम होता है। इनमें डिफरेंस क्या है? कन्वेंशनल प्रोग्राम में आप स्टेप 1, 2, 3 जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए ये सब खुद करते हो, एंड लास्ट में आप एयरलाइन एग्जाम देते हो। कैडेट प्रोग्राम में दिस एयरलाइन एग्जाम पार्ट इज डन फर्स्ट। आप सबसे पहले एयरलाइन एग्जाम देते हो, बाकी के जो स्टेप्स हैं वो फिर फॉलो करते हो आप अंडर द गाइडेंस ऑफ द एयरलाइन। तो आपको पहले दिन ही जॉब मिल जाती है, इसमें सैलरी नहीं मिलती, जॉब एश्योरेंस हो जाती है, एंड देन यू डू योर ट्रेनिंग, योर जो जितनी भी आपको ग्राउंड स्कूल क्लासेस, फ्लाइट ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ एयरलाइन, यू डू दैट। कैडेट प्रोग्राम की वैकेंसी वो आती रहती है, लेकिन नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, फिर तो सबको कैडेट प्रोग्राम ही करना चाहिए कि भी पहले दिन ही जॉब मिल रही है, इसमें हसल है कितना कि बाद में जॉब मिलेगी। तो ऑब्वियसली एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? 2 डिसएडवांटेज है कैडेट प्रोग्राम के। हाउएवर बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपको पहले दिन से जॉब गारंटी मिल रही है तो टेंशन फ्री हो। 2, मनी। कैडेट प्रोग्राम का जो कॉस्ट है दैट इज 1 CR to 1.2 CR। तो ये इतना आपको कॉस्टिंग पड़, इसमें रफली आप 50 to 70 lakhs में आपका सब कुछ हो जाता है। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है, वो तो जरूरी है। इसमें पहले दिन ही, इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप कैडेट प्रोग्राम में गए 100 लोग बैठेंगे तो 20 ही सिलेक्ट होते हैं। सो बट यू हैव दैट जॉब एश्योरेंस, बट आपका कॉस्टिंग गोज फ्रॉम 1 crore to 1.2 crore। टाइमिंग इज क्लोज टू 2 to 3 years इट टेक्स। सो कैडेट प्रोग्राम ये होता है। इनका डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शन है वो सब मैं अगली वीडियो में आपको दे दूंगा, तो आप इसको पेज को फॉलो कर सकते हैं, तो आपको बाकी वीडियोस भी एविएशन रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी इसी पे मिलती रहेंगी आपको। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो यू कैन लेट मी नो। सो आई ट्राइड माय बेस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है तो और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा मैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।